जो हमारे सर हैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी को। इस समारोह के मुख्य अतिथि भाई सत्यनारायण जी, साहिल साहब, सुनील प्रसाद जी, गजेंद्र जी, निशांत जी और सामने बैठे हुए सारे मित्रों, नाम लूंगा तो सारा समय, सारे ही लोग अपने हैं, सारे ही लोगों से आत्मीयता है। मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ और उसके बाद इस बात की बहुत जरूरत महसूस करता हूँ कि आज अभी जिन 11 मित्रों की 12 पुस्तकों का लोकार्पण यहाँ हुआ है, उन सबको मैं हार्दिक बधाई। ये बधाई औपचारिक नहीं है जैसे कि इस अवसर पर आमतौर पर दी जाती है। ये बधाई वास्तव में दिल से निकल रही है। इसलिए निकल रही है कि एक तो जैसे हमारे मित्र सत्यनारायण जी अभी कह रहे थे कि हम लोग एक बहुत विषम समय में जी रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज अपनी बात कहना लगातार कठिन होता जा रहा है। सत्ता की निरंकुशता, सत्ता की निर्ममता, सत्ता की असहिष्णुता लगातार हमारे मुंह पर लगे हुए तालों को और मजबूत करती जा रही है। आप जरा सा कुछ बोल दें तो न जाने कितनी सारी ताकतें आप पर गिल पड़ती हैं। कल ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, भ्रष्टाचार में हम लोग कहाँ हैं ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें भारत का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि यहाँ जो जनता की आवाज है उसको किस किस तरह से दबाया जाता है। तो ऐसे विकट समय में अगर आप लिख रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन दोस्तों, लिखना बहुत निजी किस्म का काम है। आप अपने एकांत में बैठकर लिखते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उसे औरों तक पहुंचाने का जो काम है, प्रकाशन का जो काम है, वो उतना निजी और उस तरह का नहीं है। उसमें थोड़ा सा व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। जब मैं व्यवसाय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो आप उसमें केवल मुनाफा न देखें। हालांकि मुनाफा अगर नहीं होगा तो कोई भी उपक्रम चलेगा कैसे। मैं बहुत बार कहता हूं कि हम हिंदी वालों में एक बहुत बड़ी ग्रंथि है बाजार को लेकर। आप किसी साहित्यिक आयोजन में जाइए, हम लोग 2-4-5 लोग होंगे तो बाजारवाद को गरियाना शुरू कर देंगे। बाजारवाद बुरा है, लेकिन बाजार के बिना तो आपका काम नहीं चल सकता है। इन दोनों को अलग करके देखा जाना हमेशा जरूरी होता है। और खासतौर से जो हमारे जीवन में पिछले 2 साल बीते हैं, उसने तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है। इसका असर और चीजों पर शायद उतना न पड़ा हो जितना प्रकाशन व्यवसाय पर पड़ा है। मैं बात को और खोलकर कहूं कि ये जो 2 साल बीते, इन 2 सालों में हमने रोटी खाना बंद नहीं किया, हमने कपड़ा पहनना बंद नहीं किया। हम अगर किराए के घर में रह रहे थे तो किराया हमको घरों का देना पड़ा, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो हमें अपने बहुत सारे खर्चों में कटौती करनी पड़ी, हमें भी और हमारी सरकारों को भी। और उस कटौती की पहली गाज किताबों पर पड़ी। सारा प्रकाशन व्यवसाय जैसे ठप होकर रह गया। और ये कोई बहुत अस्वाभाविक बात भी नहीं है, होना ही था। इसलिए भी होना था कि हम लोगों में और खासतौर से उत्तर भारत के, जिसे हिंदी पट्टी कहा जाता है, वहां के लोगों में किताब उतनी जरूरी नहीं है जितनी देश के कुछ अन्य भागों में लोगों के लिए है। हम लोगों की प्राथमिकता में किताब नहीं है। हम लोग जब हमारा पेट वेट सब भर जाता है, सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, तब शायद किताब खरीदने की सोचते हैं। ऐसे में अगर कलमकार मंच इस विषम स्थिति में इन 12 किताबों को प्रकाशित कर सका है तो मैं उनके साहस की, उनके हौसले की, उनकी हिम्मत की दाद देता हूं।
मैं कलमकार मंच को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हिंदी की किताबों को लेकर आमतौर पर एक बात होती है कि किताबें बहुत महंगी हैं। ये बात आंशिक रूप से सच है। आंशिक रूप से इसलिए कि हम सब लोग, हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में कौन सी सस्ती चीज काम में ले रहे हैं। हम लोग ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ब्रांडेड शर्ट्स पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाते हैं, 90 रुपए का पॉपकॉर्न का एक छोटा सा टब खरीदते हैं, 120 रुपए की कॉफी लेते हैं। वो चीजें हमें कभी महंगी नहीं लगती। लेकिन अगर किसी किताब पर मूल्य 399 रुपए लिखा हुआ होता है तो हमें लगता है कि किताब बहुत महंगी है। इसलिए कि किताब को हमने अपने जीवन में न तो एक जरूरत बनाया है और न उसको स्टेटस सिंबल बनाया है। अगर मेरे शर्ट पर एक लीवाई का या किसी दूसरे ब्रांड का बिल्ला लगा हो तो मुझे लगता है मेरी इज्जत बढ़ रही है, लेकिन मेरी हाथ में किताब हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे मेरी इज्जत बढ़ रही है। इसलिए किताब तो महंगी है कहकर मैं उसको छोड़ देता हूं। लेकिन ये भी सही है कि हिंदी में किताबों की मुद्रित मूल्य अनाप शनाप होती है और इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा कारण है। यहाँ नवल जी बैठे हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और शेखर बैठे हुए हैं, वो इस बात को समझते हैं। इस सारे व्यवसाय की जो पेचीदगियां हैं और जो जिस तरह का देश हमारा बन गया है कि कुछ आदान प्रदान टेबल के नीचे से होता है आदि आदि, तो उन सब कारणों से किताब महंगी हो जाती है और सरकारी तंत्र में तो वो चल जाती है, लेकिन निजी ग्राहक को वो किताब खरीदना मुश्किल लगता है। मैं खुद भी भले ही मैं महीने में 4-5 किताबें अब भी खरीद लेता हूँ, लेकिन बहुत बार ये होता है कि किसी किताब का मूल्य देखता हूँ और लगता है कि यार ये तो बहुत महंगी है, इसको न खरीदें। हालांकि ऐसा कोई बड़ा आर्थिक संकट मेरे सामने नहीं है, लेकिन किताब का जो बड़ा मूल्य है वो मुझे भी किताब खरीदने से रोकता है। वैसी स्थिति में अगर कुछ ऐसे प्रकाशक सामने आ रहे हैं जो निजी पाठक को, वैयक्तिक पाठक को ध्यान में रखकर किताब प्रकाशित कर रहे हैं, तो उनके महत्व को मैं अलग से रेखांकित करना चाहूंगा। और हमारे निशांत जी कलमकार मंच इसी तरह के प्रकाशक हैं जो कम और उचित मूल्य में किताबें उपलब्ध करवा रहे हैं। वे लाइब्रेरीज के लिए किताबें नहीं छापते हैं, वे हार्डबाउंड किताबें नहीं छापते हैं, बहुत महंगे मूल्य वाली किताब नहीं छापते हैं, लेकिन इन किताबों को देखकर, अगर किसी किताब को देखकर आपका मन ललचाए तो आपको खरीदने में बहुत ज्यादा संकोच नहीं होता है, बहुत ज्यादा झिझक नहीं होती है। और ये काम बहुत जरूरी है। हमारा जो पाठक किताबों से दूर हो गया है उसको नजदीक लाने के लिए ये काम बहुत जरूरी है। ये काम निशांत जी कर रहे हैं, इस बात के लिए भी मैं इनकी सराहना करता हूं। तीसरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि हिंदी में प्रकाशन के अलग अलग केंद्र हैं। कभी इलाहाबाद था, फिर दिल्ली हो गया, पल्प फिक्शन के लिए मेरठ एक बड़ा केंद्र हमारे यहाँ रहा, लेकिन निशांत जी जैसे हमारे मित्र जयपुर को भी प्रकाशन का उतना ही बड़ा केंद्र बना रहे हैं। और ये बात शुरू में जो चर्चा हुई उसमें भी सामने आई कि आज जिन किताबों का लोकार्पण हुआ है उसमें सारे देश के लेखक इन्होंने प्रकाशित किए। तो कलमकार की ख्याति पूरे देश में पहुंच रही है। ये हम सब लोगों के लिए और विशेष रूप से जयपुर वासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अब एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। किताब के प्रति हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते में एक बड़ा रोमांटिसिज्म है। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि सब किताब तो हाथ में लेने का जो सुख है वो बिल्कुल अलग है। किताब के कागज का खुरदरापन और वो शाही की गंध और लेटे लेटे किताब को पढ़ने का सुख, मेरी पीढ़ी के लोग तो खासतौर से ये बात कहते हुए नहीं करते। लेकिन समय बदलता है और लोगों की सुविधाएं, लोगों की रुचियां, लोगों की आदतें भी बदलती हैं।
पिछले कुछ समय में हम लोग अपने देश में भी देख रहे हैं, दुनिया के और देशों में शायद हमसे थोड़ा पहले हुआ, अपने देश में हम देख रहे हैं आज, बल्कि मुझ जैसे बूढ़े लोग भी शायद थोड़ा थोड़ा बदलते जा रहे हैं। मैं बहुत सारी किताबें किंडल पर पढ़ने में सुविधा महसूस करता हूँ, बहुत सारी किताबें ऑडियो बुक्स के रूप में अब आने लगी हैं, बहुत सारी किताबें ई बुक्स के रूप में किसी और फॉर्मेट में आने लगी हैं, बहुत सारी किताबें मोबाइल ऐप्स पर आने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रकाशन को भी, और विशेष रूप से मैं निशांत जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इन नए फॉर्मेट्स को भी जरूर आजमाएं। हमें अपने पाठक को अपने पास खींचना है और ये देखना है कि वो किताब को किस तरह पढ़ सकता है, उसके पास वो किताब पहुंचे। आप ये जो 12 किताबें आपने से पहले की है, अगर इनके कुछ चैप्टर्स भी अगर आप सैंपल के रूप में उपलब्ध करवा दें जिसे व्यक्ति निःशुल्क डाउनलोड कर सके, और अगर उसे अच्छा लगे तो वो पूरी किताब खरीद ले। आप अपनी एक वेबसाइट विकसित करने के बारे में सोचें, जहाँ इन किताबों के अंश, लेकिन जहाँ इन किताबों के अंश भी हों। मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, आपको और मैं उसको देखता हूँ, आपने बना रखा है मुझे, तो वो है। लेकिन हम इस दिशा में भी लगातार जो नई चीजें हो रही है, उन चीजों को हमें आजमाने का बराबर बल्कि अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये जो नई पीढ़ी है जिसे मोबाइल पर किताब पढ़ने में सुविधा होती है, तो हमें इनको उपेक्षित नहीं छोड़ना चाहिए, इन तक भी अपने लेखन को हमें पहुंचाना चाहिए। एक और बात मैं अपने लेखक मित्रों से कहना चाहता हूं। दोस्तों, इस बात में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ लिखा है तो आप लोगों को बताएं कि मैंने लिखा है, और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और मैं विशेष रूप से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो किताब लिखी है वो मेहरबानी करके लोगों को मुफ्त में मत बांटें, लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित कीजिए। ये बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कलमकार से या कहीं से भी किताब छपवाई और मुझे 20, 30, 40 प्रतियां मिली, या कुछ प्रतियां मैंने खरीद ली और अपने दोस्तों को मैंने भेंट कर दी। आप मत कीजिए। अगर मैं आपका अपना हूं तो आप मुझसे कहिए कि ये किताब इतने में उपलब्ध है, आप खरीदिए। इससे लोगों की आदत बदलेगी। ये आदत बदलना जरूरी है। अभी हम लोगों की आदत भी बिगाड़ी हुई है, मेरी भी आदत लोगों ने बिगाड़ रखी है। मुझे मालूम है कि ये तो किताब मुझे भेंट करेंगे, और आप देखिए जब फेसबुक पर मुझे बहुत मजा आता है जब कोई किसी नई किताब की सूचना देता है, वो बेचारा सब लिख रहा है कि ये किताब यहाँ से प्रकाशित हुई है, ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है, फिर भी नीचे कोई बंदा लिखता है ये किताब मुझे कैसे मिल सकती है। अब वो कैसे मिल सकती है का मतलब आप भेज दीजिए, और वो सामने वाला भी इतना भला है कि वो लिखता है कि मैं आपको भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहे हैं? अगर वो किताब पढ़ने को लालायित है तो 100, 150, 200 रुपए आप क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं? आप खर्च कीजिए। और ये भी होता है कि अगर किसी किताब को मैं पैसा खर्च करके पढ़ता हूँ तो मैं उसको अनिवार्यतः पढ़ता हूँ, लेकिन अगर मुझे भेंट में मिल जाती है तो जरूरी नहीं कि मैं उस किताब को पढ़ी, उस किताब का महत्व मुझे नहीं। लेकिन ये सारी बातें अलग बातें हैं। मैं तो पुस्तक संस्कृति का विकास जो हम लोगों को करने की जरूरत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और अंतिम बात, अब हम लोग बूढ़े हो गए तो युवा लेखकों को सलाह देने का हक अपने आप मिल गया है, उसका दुरुपयोग करके मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जो लिखा है अब वो सार्वजनिक हो गया है और उस पर लोगों को खुलकर अपनी राय देने की। आप केवल प्रशंसा की उम्मीद न करें, बल्कि ये सोचें कि जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वो जो आपके लेखन में कमियां निकाल रहा है वो आपका सच्चा दोस्त है, उससे आहत ना। मैं बहुत बार ये कहता हूं कि हमारे हिंदी समाज में लेखकों का हाजमा बहुत कमजोर है। सही बात। मैं क्योंकि थोड़ा बहुत आलोचना कर्म से जुड़ा हुआ हूं, मैंने ये महसूस किया है कि अगर मैंने किसी लेखक मित्र की किताब पर 20 पंक्तियां लिखी और 20 पंक्तियों में से 18 पंक्तियों में उसकी प्रशंसा करने के बाद 2 पंक्तियां जरा सी प्रतिकूल लिखती, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी भाषा में कर्कशता नहीं होती है, बहुत विनम्रता से मैं अपनी बात कहता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत सारे दोस्त अपने खो दिए। ये कैसे लिखती है? आपको कोई समझ नहीं है। इस बात को मुझे स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे उतनी समझ नहीं है जितनी आप। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग दुनिया में सब कुछ थोड़ी जानते हैं।
लेकिन अगर आपकी एक किताब मैंने पढ़ी है, आपकी एक रचना मैंने पढ़ी है, तो मुझे खुलकर अपनी बात कहने दें। आप उसको स्वीकार करें न करें ये आपकी मर्जी है, बाद में आप सोच लीजिएगा, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाएं कि हमारे लेखन पर खुलकर चर्चा हो। अभी साहिल साहब जो बात कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि ये जो अवसर है ये कुछ उत्सव, ये तो बिल्कुल मुंह दिखाई वाला अवसर है और बहू बहुत सुंदर है, जोड़ी बहुत अच्छी है और खाना बहुत अच्छा है, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये हमारी बधाई स्वीकार कीजिए, नमस्कार। वो तो ठीक है, ये अवसर बिल्कुल औपचारिक अवसर की है, आनंद का अवसर की है, लेकिन बाद में आप जहां जहां भी रहते हैं अपनी किताब लेकर अपने शहर में या और जगह जो भी संगठन हो, संस्थाएं हो, उनके माध्यम से गोष्ठियां कीजिए और उन गोष्ठियों में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कीजिए, अपने दोस्तों को इस बात के लिए प्रेरित कीजिए कि तुम खुलकर इस किताब की धज्जियां उड़ाओ। वो जो धज्जियां उड़ाएंगे वो आपके लिए बाद में काम आएगा। अगली किताब, अगर आप 5वीं किताब भी वैसी ही लिख रहे हैं जैसी पहली किताब लिखी है, तो माफ कीजिए, आपको लिखना बंद कर देना चाहिए। आप जहां खड़े हैं अगर वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं तो फिर आपके होने का मतलब क्या है? तो आप इस बात का माहौल पैदा कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए। बस ये कहता हुआ मैं कलमकार मंच को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ निशांत जी इतने, जैसा सत्यनारायण जी भी कह रहे थे, ऐसे आदेश के साथ बुलाते हैं कि मना करना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सम्मान के साथ